नमस्कार। हमारी आज की खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 3 बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पर हम गहराई से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सारी जानकारी आसान शब्दों में मिल जाए। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब लोग बॉर्डर पार करके आते हैं तो उनमें शरणार्थी मतलब रेफ्यूजी और घुसपैठ या इन्फिल्ट्रेटर कौन होता है और इसमें क्या पेचीदगियां हैं। भारत इस पूरे मामले को कैसे देखता है, इस पर भी बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये जानना। इसके बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो भारी उथल-पुथल मची है उस पर नजर डालेंगे। जो पुराना सिस्टम चल रहा था वो अब बदल रहा है, तो क्या ये भारत के लिए एक बड़ा मौका लेकर आया है? समझेंगे इसके मायने। और आखिर में दिवाली का मौसम है तो हवा में प्रदूषण और ग्रीन पटाखों की चर्चा तो होगी ही। क्या ये ग्रीन पटाखे वाकई कोई हल हैं या मामला कुछ और है? इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन मुद्दों पर एक मजेदार और जानकारी भरी बातचीत। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो बिना सही कागजात के बॉर्डर पार करके भारत आते हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तीनों गैर कानूनी तरीके से आए हैं। ए अपने देश से भागा है क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा है। शायद उसके धर्म या जाति की वजह से उसे डर है कि वापस गया तो मारा जाएगा। ये व्यक्ति हुआ शरणार्थी। बी आया है बेहतर जिंदगी की तलाश में, अच्छी नौकरी या कमाई के लिए। उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। वो है आर्थिक प्रवासी, जिसे हम इकोनॉमिक माइग्रेंट कहते हैं। और सी आया है चुपके से। हो सकता है उसके इरादे गलत हो, जैसे जासूसी करना या कोई और नुकसान पहुंचाना। वो है घुसपैठिया, इन्फिल्ट्रेटर। सुनने में यह फर्क आसान लगता है ना? लेकिन असल दिक्कत तब आती है जब कोई बिना किसी कागज के मिलता है। कैसे पता लगाएं कि कौन ए है, कौन बी और कौन सी? किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता। यहीं से चुनौती शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा। ये पहचान करना ही सबसे मुश्किल काम है। जब कोई सामने आता है तो उसकी नीयत जानना आसान नहीं होता। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर एक परिभाषा है 1951 का यूएन कन्वेंशन। अच्छा, हाँ, उसका जिक्र आता है। उसमें साफ लिखा है, अगर किसी को अपने देश में अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी खास सामाजिक समूह से जुड़े होने या अपने पॉलिटिकल विचारों की वजह से सताए जाने का पक्का और पुख्ता डर हो, जिसे वेल फाउंडेड फियर कहते हैं, और वो डर के मारे अपना देश छोड़कर दूसरे देश आ जाए, तो वो शरणार्थी कहलाता है। हाँ, ये 1951 कन्वेंशन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस पर दस्तखत नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्या वजह थी? हाँ, भारत ने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण थे। पहला, भारत को लगा कि ये कन्वेंशन मुख्य रूप से यूरोप की समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अच्छा, यूरोप सेंट्रिक था मतलब? हाँ बिल्कुल, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति को देखकर। भारत का मानना था कि हमारे पड़ोसी देशों से जो बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, उनकी वजह और हालात अलग होते हैं। दूसरा कारण था अपनी संप्रभुता सॉवरेनिटी बनाए रखने का। भारत अपनी नीतियां खुद तय करना चाहता था, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के दबाव में आए बिना। और तीसरा, भारत को लगा कि सताए जाने यानी परसिक्यूशन की परिभाषा थोड़ी ढीली है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अच्छा, तो अगर हमने वो कन्वेंशन साइन नहीं किया और हमारा कोई अपना खास शरणार्थी कानून भी नहीं है, तो फिर भारत ऐसे मामलों से निपटता कैसे है? क्या तरीका है? देखिए, कोई एक डेडिकेटेड शरणार्थी कानून तो नहीं है। तो भारत क्या करता है, वो अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल करता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे एक है फॉरेनर्स एक्ट 1946। ये बहुत पुराना कानून है और ये केंद्र सरकार को बहुत ताकत देता है। जिनका नागरिक नहीं है, देश से निकालने, हिरासत में रखने का अधिकार रखती है। और सबसे अहम बात, ये कानून शरणार्थी और घुसपैठिए में कोई फर्क नहीं करता। सरकार के लिए वो बस एक विदेशी है। अच्छा, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं। फिर है पासपोर्ट एक्ट 1920, जो बिना वैध पासपोर्ट के भारत में आने से रोकता है। और नागरिकता अधिनियम 1955, जो कहता है कि अगर कोई बिना सही दस्तावेजों के भारत में है या वीजा खत्म होने के बाद भी रुका हुआ है, तो वो अवैध प्रवासी माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की कोई एक तयशुदा लिखी हुई पॉलिसी नहीं है? हर बार मामला देखकर फैसला होता है, मतलब एड हॉक? हाँ, काफी हद तक ऐसा ही है। भारत का रवैया ज्यादातर एड हॉक रहा है, यानी केस टू केस बेसिस पर। जैसे 1959 में जब तिब्बत से दलाई लामा और उनके अनुयायी आए तो उन्हें शरण दी गई, उनके लिए बस्तियां बसाई गई, एक तरह की नीति बनी। हाँ, वो तो है। लेकिन जब श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा
और वहाँ से लाखों तमिल शरणार्थी आए। उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ, उन्हें ज्यादातर कैंपों में रखा गया। और हाल के सालों में म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति सरकार का रुख और भी सख्त रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रवैया एक जैसा नहीं रहा है। और इसी कड़ी में हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 भी आया था ना, वो क्या था जरा बताएंगे? हाँ, CAA 2019 आया। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन लोगों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया आसान बनाता है। कानून कहता है कि इन लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा अगर वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं। लेकिन इस कानून की काफी आलोचना भी हुई थी। किस बात पे, क्या थे मुख्य पॉइंट्स? क्या आलोचना इस आधार पर हुई कि इसमें नागरिकता देने के लिए धर्म को आधार बनाया गया। आलोचकों का कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 जो कानून के सामने बराबरी का अधिकार देता है और हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। अच्छा। उनका सवाल था कि पहली बार नागरिकता कानून में धर्म का एंगल क्यों लाया गया। दूसरा सवाल ये उठाया गया कि सिर्फ 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को ही क्यों चुना गया। हमारे दूसरे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, जहां तमिल अल्पसंख्यकों ने उत्पीड़न झेला, या म्यांमार जहां रोहिंग्या मुसलमानों का भयानक उत्पीड़न हुआ, उन्हें क्यों छोड़ दिया गया। ये बात भी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में अहमदिया और शिया जैसे मुस्लिम समूह भी हैं जो उत्पीड़न का शिकार होते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल नहीं किया गया। ये कुछ मुख्य आलोचनाएं थीं। हालांकि इसी बीच एक अच्छी खबर भी आई है। हाल ही में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत 2015 से पहले भारत आए श्रीलंकन तमिल शरणार्थियों को फॉरेनर्स एक्ट के तहत होने वाली कानूनी कार्रवाई से छूट दे दी गई है। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात होगी उन लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल, जो सालों से कैंपों में रह रहे हैं उनके लिए ये जरूरी कदम है। लेकिन कई लोग इसे जरूरी कदम तो मानते हैं, पर शायद एक स्थायी समाधान नहीं। तो फिर स्थायी समाधान क्या हो सकता है? इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए क्या रास्ते सुझाए जाते हैं? कुछ आइडियाज? देखिए, कुछ ठोस सुझाव हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। सबसे जरूरी है कि भारत अपना एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून बनाए, एक प्रॉपर लॉ। हाँ बिल्कुल, इसमें साफ साफ बताया जाए कि शरणार्थी किसे माना जाएगा। ये कानून 1951 के कन्वेंशन से प्रेरणा ले सकता है, लेकिन इसे भारत के अपने हालात और जरूरतों के हिसाब से बनाना होगा। दूसरा, किसी को शरणार्थी का दर्जा देना इस बात पर तय होना चाहिए कि उसके सताए जाने का डर कितना वास्तविक और पुख्ता है, सबूतों के आधार पर, एविडेंस बेस्ड। हाँ, ये इस बात पर निर्भर नहीं करना चाहिए कि वो व्यक्ति किस देश से आया है। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय पहलू, इन दोनों के बीच एक बैलेंस साधना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। बेशक देश की सुरक्षा सबसे पहले है, लेकिन हर जरूरतमंद को शक की नजर से देखना भी ठीक नहीं। जांच की प्रक्रिया मजबूत और निष्पक्ष होनी चाहिए। चौथा, हमें लंबे समय के समाधान सोचने होंगे। लोगों को हमेशा कैंपों में नहीं रखा जा सकता। सही बात है। क्या उन्हें कुछ समय के लिए काम करने की इजाजत, मतलब वर्क परमिट दी जा सकती है? क्या उन्हें स्थानीय समाज में घुलने मिलने में मदद की जा सकती है? या जब उनके देश में हालात ठीक हो जाएं, तो उनकी सुरक्षित वापसी कैसे सुनिश्चित की जाए? इन सब पर सोचना होगा। और आखिर में हमें अपनी पुरानी परंपरा अतिथि देवो भव को भी याद रखना चाहिए। भारत का इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा सताए हुए लोगों को पनाह दी है, चाहे वो पारसी हों, यहूदी हों या तिब्बती। ये हमारी एक बड़ी ताकत रही है। बिल्कुल। चलिए अब विषय बदलते हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो बड़े बदलाव आ रहे हैं उनकी बात करते हैं। पिछले करीब 30-40 सालों से एक सिस्टम चल रहा था जिससे कुछ लोग नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसका मोटा मोटा मतलब था कि पूरी दुनिया एक बड़ा बाजार है, देशों के बीच सामान और पैसा आसानी से आ जा सकता है, फ्री ट्रेड, फ्री कैपिटल फ्लो, और सरकारें बाजार के काम में कम से कम दखल दें। अमेरिका इस सोच का मतलब झंडावरदार था। लेकिन अब लग रहा है कि ये पूरा सिस्टम हिल रहा है। इसे जमीन हिलने जैसा यानी सिस्मिक शिफ्ट कहा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इसलिए कि दुनिया की 2 बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है। कुछ लोग इसे एक नया आर्थिक शीत युद्ध भी कह रहे हैं। क्या है ये सब? बिल्कुल, ये टकराव वैसा नहीं है जैसा पहले अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था,
जो विचारधारा का था पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। आज का ये टकराव ज्यादातर अर्थव्यवस्था, तकनीक और दबदबे का है। एक दिलचस्प विचार है जिसे कुछ विशेषज्ञ थुसिडाइडीज ट्रैप कहते हैं। थुसिडाइड्स ट्रैप, ये क्या है? ये यूनान के इतिहासकार थुसिडाइड्स के नाम पर है। उन्होंने कहा था कि जब कोई जमी जमाई पुरानी ताकत जैसे आज अमेरिका किसी नई उभरती ताकत जैसे चीन को अपने लिए खतरा मानने लगती है तो उनके बीच टकराव लगभग तय हो जाता है। ओह, इंटरेस्टिंग। आज ये टकराव आर्थिक मैदान में दिख रहा है, पर डर है कि कहीं ये आगे चलकर सैन्य रूप ना ले ले। लेकिन इस पूरी उथल-पुथल में भारत जैसे देशों के लिए एक मौका भी छुपा हो सकता है। मौका दुनिया में एक ज्यादा बराबरी वाला, एक बेहतर सिस्टम बनाने में अपनी भूमिका निभाने का। तो इस नए दौर की असलियत क्या है? वो कौन से बड़े बदलाव है जो हमें साफ-साफ दिख रहे हैं? क्या ट्रेंड्स हैं? हाँ, 5 बड़े ट्रेंड्स या रुझान हैं जो इस बदलते माहौल को समझने में मदद करते हैं। पहला, सरकार और बड़े बिजनेस घरानों की बढ़ती दोस्ती। आजकल दुनिया में कई जगह ऐसे ताकतवर नेता दिख रहे हैं जो बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसे क्रोनी कैपिटलिज्म या याराना पूंजीवाद कहते हैं। अच्छा। इसमें होता ये है कि नेता इन कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे देश के संसाधन सस्ते में देना, और बदले में ये कंपनियां उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद करती हैं, शायद चुनावी चंदे वगैरह से। नेक्सस मतलब? हाँ, नतीजा बाजार में कुछ ही बड़ी कंपनियों का कब्जा, जिसे ओलिगोपोली कहते हैं, हो जाता है और आम लोगों का सरकार और सिस्टम पर भरोसा कम होने लगता है। दूसरा, मेरा देश पहले वाली सोच की वापसी। अब देश खुले व्यापार और सबका साथ की जगह अपनी अपनी सोच रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन पीछे छूट रहा है। हाँ, ये तो दिख रहा है। जैसे अमेरिका अपनी कंप्यूटर चिप इंडस्ट्री को बचाने और चीन को पीछे रखने के लिए चिप्स एक्ट लाया है। वो ताइवान की कंपनियों पर भी दबाव डाल रहा है कि अमेरिका में फैक्ट्री लगाओ। चीन भी पीछे नहीं है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे जरूरी खनिजों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है, जिनके बिना आज की टेक्नोलॉजी नहीं चल सकती। वो इनके एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा रहा है। इसी में एक और बात जुड़ गई है कि अमेरिका अब दुनिया की पुलिस बनने की जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। वो यूरोप को कह रहा है रूस को तुम संभालो, मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगियों को कह रहा है तुम ईरान वगैरह को देखो। इससे दुनिया में थोड़ी अस्थिरता बढ़ सकती है। तीसरा, बड़ी टेक कंपनियों का राज और क्लाउड कैपिटलिज्म। गूगल, अमेजन, फेसबुक, मेटा जैसी कंपनियां अब सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियां नहीं रहीं, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो रही हैं। सही बात है। ये एक तरह से डिजिटल जमींदार बन गई हैं। जैसे गूगल अपने प्ले स्टोर पे ऐप रखने का किराया वसूलता है। बिल्कुल। इनके एल्गोरिदम हमारी सोच और पसंद नापसंद को भी प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिर है डिजिटल कॉलोनियलिज्म का खतरा। जैसे अमेरिका का एक कानून है क्लाउड एक्ट, जो अमेरिकी सरकार को दुनिया में कहीं भी अमेरिकी कंपनियों के सर्वर पर रखे डेटा तक पहुंचने का अधिकार देता है। अच्छा, ये तो चिंता की बात है। हाँ, ये दूसरे देशों की संप्रभुता के लिए चिंता की बात है। या फिर स्विफ्ट जैसे पेमेंट सिस्टम का राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल, जैसा रूस के खिलाफ हुआ। चौथा, अमीर देशों की मदद में कमी। अमीर देश, खासकर G7 समूह वाले, गरीब और विकासशील देशों को जो आर्थिक मदद देते थे वो कम कर रहे हैं। इससे उन देशों में गरीबी और अस्थिरता बढ़ सकती है। जब मदद रुकती है तो वहाँ खालीपन पैदा होता है, जिसका फायदा गलत ताकतें उठा सकती हैं। पांचवां, संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म का बढ़ना। अमेरिका जैसे देश जो पहले खुले व्यापार की वकालत करते थे, अब खुद ही दूसरे देशों के सामान पर टैक्स मतलब टैरिफ लगा रहे हैं और कई तरह के प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि फ्री ट्रेड का विचार कमजोर पड़ रहा है और विकासशील देश, जिन्हें ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, अब आपस में व्यापार बढ़ाने और डॉलर पर निर्भरता कम करने के रास्ते तलाश रहे हैं। डी-डॉलराइजेशन जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, डी-डॉलराइजेशन। बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़े बदलाव हैं। पर क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो पुराना नियो लिबरल वाला सिस्टम था वो एकदम बढ़िया था, उसमें कोई खामी नहीं थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस पुराने सिस्टम में भी बहुत गंभीर समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या थी बढ़ती हुई असमानता। पैसा और दौलत कुछ ही लोगों और देशों के हाथों में सिमट कर रह गई थी। हाँ, इनइक्वालिटी। बिल्कुल। कहा जाता था कि अमीरों के और अमीर होने से पैसा रिस्क कर नीचे गरीबों तक पहुंचेगा, मतलब ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
गरीब देशों में सस्ते मजदूरों का शोषण हुआ, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाकर विकास किया गया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ गई। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि दुनिया के टॉप 1% लोगों के पास बाकी 99% से ज्यादा दौलत है। इतना ज्यादा? हाँ, जब इतनी असमानता और परेशानी होती है तो लोग अक्सर अपनी पुरानी पहचानों, धर्म, राष्ट्रवाद की तरफ लौटते हैं और फिर लोक लुभावन नेताओं के लिए जगह बन जाती है जो इन भावनाओं का फायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बड़ा दिलचस्प है। इतिहास देखें तो पिछले 2000 सालों में से करीब 1800 साल तक भारत और चीन ही दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां हुआ करती थी। अच्छा, 1800 साल तक? हाँ, ये पश्चिमी देशों का दबदबा तो बस पिछले 200 साल की कहानी है। तो अब जब वो पुराना पश्चिमी दबदबे वाला सिस्टम कमजोर पड़ रहा है तो ये भारत के लिए एक तरह से इतिहास को दोहराने का मौका हो सकता है। तो फिर भारत को क्या करना चाहिए? इस मौके को कैसे भुनाया जाए? एक ऐसा नया सिस्टम बनाने में भारत कैसे मदद कर सकता है जो सबके लिए बेहतर हो, ज्यादा बराबरी वाला हो? भारत जो विकासशील दुनिया मतलब ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज है, वो एक नई ग्लोबल डील या नए वैश्विक समझौते की पैरवी कर सकता है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ चंद अमीर देशों के फायदे के लिए न हो बल्कि सबके लिए काम करे। इसके लिए भारत को 2 मोर्चों पर काम करना होगा, बाहरी दुनिया के साथ और अपने घर के अंदर। ओके, तो बाहरी रणनीति में क्या हो सकता है? बाहरी रणनीति में सबसे पहले तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, उनमें सुधार की मांग करनी होगी ताकि विकासशील देशों की आवाज को ज्यादा वजन मिले। हाँ, ये तो जरूरी है। ये संस्थाएं 70-80 साल पहले बनी थी, आज दुनिया बदल गई है। दूसरा, गरीब देशों पर जो भारी कर्ज है उसके लिए कर्ज माफी की एक नई और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने की वकालत करनी होगी। IMF जब कर्ज देता है तो बहुत कड़ी शर्तें लगाता है। हाँ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। बिल्कुल, जिससे उन देशों को अपनी जरूरी योजनाओं में कटौती करनी पड़ती है। तीसरा, ब्रिक्स जैसे मंचों या दूसरे विकासशील देशों के साथ मिलकर नए आर्थिक गठबंधन बनाने होंगे। चौथा, अपनी व्यापार नीतियां ऐसी बनानी होंगी जो जरूरत पड़ने पर हमारे घरेलू उद्योगों को बचा सकें। सिर्फ आंख मूंदकर फ्री ट्रेड नहीं बल्कि फेयर ट्रेड यानी न्यायपूर्ण व्यापार पर जोर देना होगा। और पांचवा, दूसरे देशों से रिश्ते बनाते वक्त सिर्फ वहाँ की सरकार से ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों से भी अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्यों? ताकि अगर वहाँ सरकार बदल भी जाए तो हमारे रिश्ते खराब ना हो। लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा। ठीक है। और घर के अंदर मतलब इंटरनल स्ट्रैटेजी में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आंतरिक रणनीति में पहला, देश के लिए जो सबसे अहम क्षेत्र हैं जैसे ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा डेटा, रक्षा, अंतरिक्ष, पानी, शिक्षा, इनमें सरकार को अगुवा भूमिका निभानी होगी। मतलब स्टेट का रूल बढ़े। हाँ, इन्हें सिर्फ मुनाफे के लिए पूरी तरह बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि ये देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए भी जरूरी हैं। जैसा कि दक्षिण कोरिया, ताइवान जैसे देशों ने अपने विकास के शुरुआती दौर में किया था। दूसरा, अर्थव्यवस्था में कुछ ही कंपनियों का दबदबा मतलब मोनोपोली या ओलिगोपोली न हो पाए, इसके लिए सख्त नियम बनाने होंगे और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI जैसी संस्थाओं को और ताकत देनी होगी। फेयर कंपटीशन। बिल्कुल। तीसरा, नॉर्वे जैसे देशों से सीखकर एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। सॉवरेन वेल्थ फंड, ये क्या होता है? नॉर्वे ने अपने तेल से होने वाली कमाई से एक बहुत बड़ा फंड बनाया है और उस फंड से होने वाली कमाई को देश के विकास और लोगों की भलाई में लगाता है। भारत भी अपने प्राकृतिक संसाधनों से ऐसा फंड बना सकता है। इंटरेस्टिंग आइडिया है। चौथा, रिसर्च और डेवलपमेंट R&D पर बहुत ज्यादा निवेश करना होगा। अगर दुनिया में आगे रहना है तो नई खोज और इनोवेशन बहुत जरूरी है। और पांचवा, सरकारी कंपनियों PSUs को बेचने के बजाय उन्हें रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के बारे में सोचना होगा। जैसे चीन अपनी सरकारी कंपनियों का इस्तेमाल दुनिया भर में अपने प्रभाव को बढ़ाने और बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए करता है, हमें भी सोचना होगा। और इस सब में भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? अमेरिका के साथ जाएं, चीन के साथ जाएं या अपना अलग रास्ता चुनें? मेरे विचार में भारत का रास्ता हमेशा से गुटनिरपेक्षता का रहा है और आज भी वही सबसे सही है। नॉन अलाइनमेंट 2.0। हाँ, कह सकते हैं। भले ही आजकल इसे मल्टी अलाइनमेंट या सबके साथ जुड़ाव का नया नाम दे दिया जाए, मूल बात वही है। हम किसी एक गुट के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, न अमेरिका के न चीन के।
हम हर मुद्दे पर अपने देश के हित को देखकर स्वतंत्र फैसला लेंगे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। एग्जैक्टली। और ये विदेश नीति किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की होनी चाहिए, जिस पर आम सहमति हो। ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट या फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके पीछे एक ठोस सोच और रणनीति होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए आज के आखिरी मुद्दे पर आते हैं। दिवाली नजदीक है और हर साल की तरह पटाखों और प्रदूषण पर बहस शुरू हो गई है। इस बार ग्रीन पटाखों की काफी बात हो रही है। ये हैं क्या भला, और क्या इनसे समस्या सुलझ जाएगी? हाँ, ग्रीन पटाखों की बात खूब हो रही है। इन्हें CSIR, नीरी जैसे हमारे सरकारी वैज्ञानिक संस्थानों ने बनाया है। इनका मकसद है पारंपरिक पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करना। इनमें बेरियम नाइट्रेट जैसे कुछ खतरनाक केमिकल या तो होते ही नहीं या बहुत कम मात्रा में होते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जैसा कि कई विशेषज्ञ बता रहे हैं, ये पटाखे प्रदूषण को पूरी तरह खत्म नहीं करते, सिर्फ 30-35% तक कम करते हैं। सिर्फ 30-35%? मतलब जीरो पोल्यूशन नहीं? बिल्कुल नहीं, जीरो पोल्यूशन नहीं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई वजन कम करने की कोशिश कर रहा है और उसे आप लो फैट केक खाने को दें। हाँ, वो शायद रेगुलर केक से थोड़ा बेहतर हो, पर है तो केक ही, उसमें कैलोरी तो है। सही बात। ठीक वैसे ही ग्रीन पटाखे पुराने पटाखों से बेहतर जरूर है, पर प्रदूषण तो वो भी करते हैं, बस थोड़ा कम। तो ग्रीन पटाखे जलाने का मतलब ये नहीं है कि दिवाली एकदम ग्रीन हो गई। लेकिन अक्सर ये भी कहा जाता है कि अरे साल भर तो इतना प्रदूषण रहता है दिल्ली NCR में खास तौर पे, तो सिर्फ दिवाली के 2-3 दिन के पटाखों से क्या फर्क पड़ता है? यहीं पर असली और सबसे जरूरी बात आती है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि समस्या सिर्फ दिवाली के 2-3 दिन की आतिशबाजी की नहीं है, बल्कि दिल्ली जैसे हमारे कई शहरों की हवा की है, जो साल के 365 दिन खराब रहती है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में हवा में मौजूद खतरनाक महीन कण यानी PM 2.5 का औसत स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सुरक्षित सीमा से करीब 20 गुना ज्यादा रहता है। 20 गुना? दैट्स शॉकिंग। हाँ, सोचिए, 20 गुना। बाप रे। तो फिर इस साल भर के प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ पटाखे तो नहीं हो सकते। देखिए, इसके लिए कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं है, इसमें कई चीजों का हाथ है। आसपास के राज्यों में पराली जलाना, हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, सड़कों और बिल्डिंगों के निर्माण से उड़ने वाली धूल, फैक्ट्रियों और पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं, ये सब मिलकर साल भर हमारी हवा को जहरीला बनाते रहते हैं। दिवाली के पटाखे तो बस इस पहले से ही बीमार और हाफते हुए सिस्टम पर एक और बोझ डाल देते हैं। इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसान बिल्कुल स्वस्थ है, अगर वो त्योहार पर थोड़ा ज्यादा खा पी ले तो शायद उसका शरीर झेल जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत बीमार है, उसका लिवर या दिल कमजोर है, तो उसके लिए थोड़ा सा भी भारी या गलत खाना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। सही उदाहरण है। पटाखों का ये अतिरिक्त धुआं हवा को और ज्यादा जहरीला बना देता है और स्थिति एकदम असहनीय हो जाती है। इसीलिए सबका ध्यान अचानक दिवाली पर चला जाता है। लेकिन जैसा कि लैंसेट जैसी बड़ी मेडिकल पत्रिका ने भी कहा है, दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ सर्दियों की नहीं बल्कि साल भर की समस्या है। ठीक है। तो फिर समाधान क्या है? क्या सिर्फ पटाखों पर बैन लगा देने या सिर्फ ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करने से बात बन जाएगी? ऐसा तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ पटाखों पर ध्यान देना तो ऐसा है जैसे आप बीमारी के लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, जड़ का नहीं। जैसे सिम्टम्स ट्रीट करना। एग्जैक्टली। याद है 2016 में दिल्ली में ऑड इवन स्कीम आई थी? हाँ, याद है। वो एक इमरजेंसी उपाय था, जैसे किसी को गहरी चोट लगी हो तो फटाफट पट्टी बांध देना। लेकिन हमें रोज रोज पट्टी बांधने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें तो एक मजबूत इम्यून सिस्टम चाहिए, यानी ऐसी हवा चाहिए जो साल भर साफ रहे। और यहीं पर हम सब की यानी नागरिकों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अच्छा, कैसे? हमारी जिम्मेदारी सिर्फ दिवाली के आसपास व्हाट्सएप पर बहस करने तक नहीं है कि पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं। हमें साल भर जागरूक और सक्रिय रहना होगा। जब आम लोग साल भर हवा की क्वालिटी, प्रदूषण के असली स्रोतों जैसे मुद्दों पर सवाल पूछेंगे, आवाज उठाएंगे, तो नीतियां बनाने वालों और कंपनियों पर दबाव बनेगा। साफ हवा और पर्यावरण को बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं, ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी और सामाजिक प्राथमिकता बननी चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें पटाखों की बहस से ऊपर उठकर पूरी तस्वीर देखनी होगी, समस्या की जड़ तक जाना होगा, साल भर की समस्या पे फोकस करना होगा। हाँ बिल्कुल।
जब दिल्ली और हमारे दूसरे शहर साल भर साफ हवा में सांस ले पाएंगे, तभी हम दिवाली की असली रोशनी और खुशी को सही मायनों में महसूस कर पाएंगे। वो सस्टेनेबल होगा। तो आज हमने 3 काफी अहम और दिलचस्प मुद्दों पर बात की। पहला, शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच के फर्क और भारत के नजरिए की जटिलता, काफी नुआंसेस हैं उसमें। दूसरा, दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो बड़े बदलाव आ रहे हैं और उसमें भारत के लिए क्या मौके और चुनौतियां हैं। और तीसरा, दिवाली के पटाखों से जुड़े प्रदूषण का मुद्दा और ये समझना कि असली समस्या कहीं ज्यादा गहरी है और साल भर चलती है। हाँ, और आज की पूरी बातचीत से एक बात तो साफ लगती है, चाहे वो सीमा पार से आने वाले लोगों का मानवीय मुद्दा हो, या बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाने की आर्थिक जद्दोजहद हो, या फिर हमारे शहरों की हवा को सांस लेने लायक बनाने की चुनौती हो, असली हल सिर्फ ऊपर ऊपर के बदलावों या फौरी उपायों में नहीं है। समाधान छुपा है चीजों को गहराई से समझने में, लगातार कोशिश करने में, और सबसे बढ़कर हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी निभाने में। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल सही। उम्मीद है आपको आज की ये बातचीत पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। हम जल्द ही मिलेंगे कुछ और रोचक जानकारियों और विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।